आर पॉइंट एक 2004 की दक्षिण कोरियाई मनोवैज्ञानिक हॉरर युद्धकालीन फिल्म है जिसे कॉन्ग सू चांग द्वारा लिखित और निर्देशित किया गया है। वियतनाम युद्ध के दौरान 1972 में वियतनाम में सेट ये वियतनाम में दक्षिण कोरियाई सेना के सदस्य के रूप में काम वू सुंग और सोन ब्योग हो को तारे। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग कंबोडिया में हुई है। बोकोर हिल स्टेशन फिल्म में प्रमुख भूमिका निभाता है। इस फिल्म के पहले सीन में दिखाया जाता है कि 7 जनवरी 1972 को नहा तरंग जो कि वियतनाम में है वो साउथ कोरिया आर्मी का एक बेस होता है, जहां उन्हें अचानक एक 6 महीने पहले एक गुम हुए प्लेटून से एक मैसेज सिग्नल मिलता है। उस मैसेज में एक जनरल की आवाज होती है जो कि बार बार यही बोल रहा होता है कि डंकी थोटी बटरफ्लाई डू यू कॉपी वी आर डाइंग। उसका कहना था कि वो लोग मर रहे हैं और उन सबको उनकी मदद के लिए पुकार रहे थे। ये वही प्लाटून होता है जो आज से 6 महीने वियतनाम के एक आइलैंड पर आर पॉइंट पर जाते हैं और वहां वो सब एक बहुत अजीब तरीके से गायब हो जाते हैं और न मिलने की वजह से उन सबको मृत घोषित कर देना पड़ता है। उस आइलैंड से 6 महीने पहले बस एक ही इंसान को बचाया गया था जिसकी हालत बहुत खराब थी और बस एक ही बात बार बार वो कहता रहा कि सबको किसी दुश्मन सेना ने नहीं मारा है, वो सबको वो अपने सामने मरते देखा है। लगातार सिग्नल रिसीव होने की वजह से साउथ कोरियाई आर्मी वहां पर एक और दल को वहां भेजने की सोचती है और इसकी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट चोई को देती है। लेफ्टिनेंट चोई को 7 दिन का समय और उनके साथ 9 मेंबर दिए जाते हैं। लेफ्टिनेंट चोई के दल में सार्जेंट जिन होते हैं जो कि उन्हें सहायता देने के लिए थे। वो सब नाव से उस आइलैंड पर जाते हैं जिसमें वो आइलैंड काफी खूबसूरत दिखाई देता है। वहाँ पर याद के लिए वे सब एक फोटो लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, पर कुछ दूर बढ़ते बढ़ते वो देखते हैं कि अचानक से उन पर गोली चलने लगती है। एक सैनिक जिसका नाम चोई होता है जो पीछे से जाकर एक रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट मारता है। जब वो पास जाके देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर एक लाश पड़ी है जो कि थोड़ी पुरानी है और गोली एक लड़की द्वारा चलाई जा रही थी जो कि रॉकेट की वजह से घायल हो गई थी। वो सब उस लड़की से हथियार छीन लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं। उसे मारना वो सही नहीं समझते। उसे छोड़कर वो सब आगे जाने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक घास के मैदान में कुछ पत्थर दिखाई देते हैं जिसमें लिखा होता है कि ये मैदान पहले एक झील हुआ करता था जिसमें चीनी सैनिक ने वियतनामी सैनिक को मार के उसी में फेंक दिया था और उसे भरकर अब एक मंदिर बना दिया। वहीं दूसरे पत्थर पर लिखा होता है कि इस आइलैंड पर तुम जहाँ जाओगे अगर तुम्हारे हाथ में खून है तो तुम्हारा पीछा करूंगी। वो लोग ये सब पढ़कर जाने लगते हैं और वो लोग लास्ट लाइन पढ़ना भूल जाते हैं कि यहाँ से बाहर अब तक कोई नहीं गया है। बहुत दूर जाने के बाद शाम हो जाती है। तब वो आराम करने के लिए एक बड़े से मैदान में सो जाते हैं। सुबह होने पर वो पाते हैं कि जहाँ वो सोए थे उसके सामने एक टूटी फूटी हवेली होती है। उस हवेली को देखकर ऐसा लगता था मानो इस हवेली में आज तक कोई नहीं रहा होगा। जोई उस हवेली में अपना बेस सेटअप करने को कहता है और वो अपने ग्रुप को 2 टुकड़ी में बांट देता है जो आसपास के सारे इलाके को अच्छे से खोजेगा। एक ग्रुप का मेंबर जिसका नाम कॉर्पोरल जो होता है वो किसी तरह से अपने ग्रुप से पीछे हो जाता है। वो अपने दोस्तों को बहुत तेजी से चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है पर कोई उसका रिप्लाई नहीं देता है। थोड़ी दूर चलने पर वो देखता है कि एक ग्रुप जा रहा होता है। वो उनके पास दौड़ कर जाता है और कहता है कि तुम मेरी बातों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो। अचानक से सारे के सारे सैनिक गायब हो जाते हैं। जो डर के कारण इधर उधर भागने लगता है। जो कि ग्रुप के बाकी मेंबर्स उसे खोजने के लिए एक टूटे फूटे मंदिर में जाते हैं जिसे कि चीनी सिपाहियों के द्वारा बनाया गया था। वो देखते हैं कि उस मंदिर में अगरबत्ती की स्मेल आ रही होती है पर वो थोड़े सोचने लगते हैं कि ऐसा कौन कर सकता है क्योंकि इस आइलैंड में कोई नहीं रहता। बहुत खोजने के बाद वो देखते हैं जो वहीं छुपा था। वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। हिम्मत करके वो सबको वो घटना बताता है पर कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता है। अचानक से उन सबको एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो सब बाहर जाकर देखते हैं तो वो पाते हैं कि अमेरिकन ग्रुप वहां आ जाता है और अमेरिकन ग्रुप को सार्जेंट बैक लीड कर रहे होते हैं। सार्जेंट बैक चोई को बताते हैं कि इस महल में वो हर हफ्ते आते हैं ताकि वो यहाँ का बिजली सही कर सकें और ये भी बताते हैं कि इस महल को फ्रेंच सिपाहियों ने बनाया था जो कि कुछ साल बाद अचानक से उन सभी की मौत हो जाती है। सार्जेंट बैग बताते हैं कि इस आर पॉइंट पर जो भी एक बार आता है वो वापस कभी नहीं जाता। जाते जाते वो सारे सिपाहियों को एक बात कहते हैं कि उस बिल्डिंग में एक सामान रखा हुआ है जिसे कोई भी टच नहीं कर सकता और इस सारी बात बताने के बाद वो सारे चले जाते हैं। कुछ देर बाद कॉर्पोरल ब्यून चोई को बताते हैं कि उसे एक सिग्नल मिला है जिसे फ्रेंच बेस से मिला है
और उससे लगता है कि उन लोगों ने आसपास में अपना बेस सेटअप किया है। उस सिग्नल में एक फ्रेंच कॉर्पोरल जिसका नाम जाका होता है, वो एक मैसेज देते हैं कि उनका एक जुड़वा भाई भी आर्मी में है। जोई बताता है कि उन लोगों के अलावा इस जगह पर और कोई नहीं है। मतलब जोई उस सिग्नल को मानने से मना कर देता है। रात में सब आराम कर रहे होते हैं, तभी एक सैनिक एक टेप रिकॉर्डर ले आता है जो कि उस हवेली में ही होता है और म्यूजिक प्ले करने लगते हैं। सब नाच रहे होते हैं। तभी अचानक से उस म्यूजिक प्लेयर से चिल्लाने की आवाज आती है जो कि इन सैनिकों की होती है जिसे खोजने वो लोग उस आइलैंड में आए हुए होते हैं। जोई उस टेप को अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह वो जोई को रिपोर्ट करते हैं कि उनका एक सैनिक जो कि सुबह 6 बजे उसे रिपोर्ट करने वाला था, वो अब तक नहीं मिला है। मुंह धोने के बाद एक सैनिक शीशे में अपने फेस को देख रहा होता है। तभी उस पर बूंद बूंद करके कुछ गिरने लगता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे उस सैनिक की लाश जो कि रस्से से बंधी हुई मिलती है। उस मरने वाले व्यक्ति का नाम प्राइवेट यंग था। इस मौत की खबर जोई हेडक्वार्टर में बताता है, पर हेडक्वार्टर उन्हें बताते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि वो 6 महीने पहले लापता ग्रुप का मेंबर था। वो सब एकदम डर जाते हैं। अभी एक चीज खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी चीज उन्हें ध्यान आती है कि सभी लोग प्राइवेट यंग का चेहरा भूल जाते हैं। उन्हें प्राइवेट यंग का चेहरा याद ही नहीं आ रहा होता है। जोई को अब हर वक्त उस लड़की का चेहरा दिखाई देता है। एक दिन जब वो उस लड़की को फिर से देखता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां वो पाते हैं कि उस कब्रिस्तान में बस फ्रेंच सिपाहियों की कब्र से भरा है। वो एक कब्र पर लिखा नाम पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है जाका एंड पॉल। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक सिपाही को एक फ्रेंच ट्रूप द्वारा जो मैसेज मिला था वो जाका ने ही भेजा था। ये सब बात देखने के बाद जोई को पता चल जाता है कि ये आर पॉइंट हॉन्टेड है और अब जोई अपने सारे सैनिकों को वहां से ले जाने के बारे में सोचता है। उस रात एक सैनिक पहरा दे रहा होता है जिसे कुछ दूर पर एक सैनिक दिखाई देता है। वो उसका पीछा करते करते उस चीनी मंदिर में चला जाता है और वहां खुद के द्वारा लगाए गए ट्रैप में फंसकर उसकी मौत हो जाती है। उसकी आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। सुबह होती है और सब फिर से 2 ग्रुप बनाकर खोज शुरू करते हैं। तभी एक सैनिक जिसका नाम सार्जेंट जिन होता है, जिसे थोड़े दूर में कोई वहां से भागते हुए दिखाई देता है, वो अकेले उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते वो एक पहाड़ से गिर जाता है और जब उसको होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा में पाता है और वहां उन्हें वही मैसेज फिर से सुनाई देता है जो हमें फिल्म की शुरुआत में सुनाई दिया था। वो जब उस आवाज का पीछा करता है तो वो देखता है कि एक सैनिक रेडियो लेकर बैठा है और वो जब उसका मुंह पीछे करता है तो वो देखता है कि उसका पूरा शरीर सड़ चुका है। इधर जोई अपने ग्रुप में खोज कर रहे होते हैं। तब वो देखते हैं कि एक प्लेन जो कि गोश्त है उस जमीन पर है और वो जब उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो अमेरिकन कमांडर की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखती है जो कि सड़ी हुई होती है। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और अपने दूसरे ग्रुप से मिलने निकल जाते हैं। उधर सार्जेंट जिन लापता थे तो उनके ग्रुप के लोग उन्हें खोज रहे थे। तभी कॉर्पोरल को किसी सिपाही का घोस्ट दिखता है और वो उस पर गोली चलाने लगता है। ये जिस पर गोली चला रहा था वो और कोई नहीं बल्कि चूहे का ग्रुप था। इस हमले में सार्जेंट महा को काफी गोली लग जाती हैं और उनकी भी वही मौत हो जाती है। चूहे सबको वापस बेस चलने को कहता है और हेडक्वार्टर से इमरजेंसी हेलीकॉप्टर भेजने को कहता है। हेडक्वार्टर रिप्लाई देते हैं कि अब सुबह में ये पॉसिबल नहीं है। तभी जिन भी वहां आता है और उसके हाथ में रेडियो होता है और दूसरे हाथ में स्केलेटन का हेड। वो आकर कहता है कि यहाँ हमें आना ही नहीं चाहिए था। वो अजीब बिहेव करने लगता है और अपने बगल में खड़े कप्तान पार्क को एक आरी से उसका गला काट देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसे देखकर सब कप्तान जिन पर गोली चलाने लगते हैं और उसकी भी मौत हो जाती है। अब जोई सबसे उनका नाम और रैंक पूछता है। तभी कॉर्पोरल देऊर भी कुछ अजीब बर्ताव करने लगते हैं। वो अपने बैग से बम निकालता है और उसका पिन निकाल देता है। तब एक जोई उस पर गोली चलाने लगता है और उसे मार देता है और कुछ देर में बम फट जाता है और उसे उस ग्रुप के सबसे यंग मेंबर कॉर्पोरल जंग घायल हो जाते हैं और वो अंधे हो जाते हैं। अब बस 4 सिपाही बचे थे, जोई, ली, कॉर्पोरल जंग और लेफ्टिनेंट जॉय। जब जोई कॉर्पोरल जंग की आंखों में पट्टी बांध रहे होते हैं तब ली अजीब बर्ताव करने लगता है जो कि गोली मार देता है और फिर जोई उसे भी गोली मार देता है। अब बस 2 ही इंसान बचे थे, जोई और कॉर्पोरल जंग। जब जोई कॉर्पोरल जंग को चेक कर रहे होते हैं तब वो पाते हैं कि उसके पैकेट में एक फोटो है जिसमें बहुत से विदेशी सैनिक के साथ वो लड़की भी दिखाई देती है। तभी जोई को किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसी लड़की की होती है और वो लड़की अब जोई को मार देती है और वो कॉर्पोरल जंग को इस वजह से अपने वश में नहीं कर पाती क्योंकि वो अंधा होता है।
अगली सुबह हेलीकॉप्टर आता है और अब बस कॉर्पोरल जंग ही जिंदा था। हेडक्वार्टर को बताया जाता है कि सबकी मौत हो चुकी है और उन सबकी डेड बॉडी भी लापता है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात होती है क्योंकि सभी की डेथ कल रात ही हुई थी और फिल्म यही खत्म हो जाती है।